हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। वेलकम बैक टू एग्जाम वर्ड। आज हम लेके आए हैं आपके लिए पहली क्लास फॉर द फ्री क्लास टेस्ट सीरीज। एंड मैं बताना चाहूँगा जिन लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है कि CUET PG के लिए हम फ्री क्लास सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज उसकी पहली क्लास है। वेंसडे को स्टार्ट होनी थी लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम आज स्टार्ट कर पा रहे हैं। एक दिन का डिले है, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड किसके लिए स्टार्ट हो रहा है? कोर्स कोड HUQP18, दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस पीजी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो है ना। आपको आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और इस टेस्ट सीरीज के बारे में बताना चाहता हूँ कि CUET पॉलिटिकल पॉल साइंस की जो टेस्ट सीरीज है इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फॉर द CUET PG पॉल साइंस एग्जाम वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। एंड विल मेक श्योर कि आप उन टॉपिक्स को जरूर पढ़ें जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्रूशियल हैं एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी आप अपनी तैयारी तो रखिए ही, इन वीडियोस को भी थोड़ा थोड़ा एज अ गाइडेंस यूज़ कर लिया करिए, ठीक है। एंड ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट सीरीज आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि एग्जाम बट चैनल से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती हैं एग्जाम बट अपने चैनल पे सबसे पहले अपडेट करता है। भले ही फिर यूट्यूब चैनल पे वो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी नई नोटिफिकेशन आ रही है, कोई क्वेरी आ रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रहा है, सारा कुछ अपडेट आपको एग्जाम वर्ड के चैनल पे मिल जाएगा। ऑल राइट। सो ऑल्सो पॉलिटिकल साइंस के लिए अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं कोर्स में, तो एक कोर्स भी चल रहा है, पेड कोर्स, फाउंडेशन कोर्स। उसके बारे में खैर बाद में बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है and the topic name is making of the constituent assembly। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब आप इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज द नंबर 3 टॉपिक, ठीक है। लेकिन इसको स्टार्टिंग में क्यों पढ़ते हैं हम? क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रियम्बल वगैरह स्टार्टिंग में दिया हुआ है, लेकिन उसे बाद में ही डिस्कस किया जाता है। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन पॉलिटिकल साइंस एंड द पार्ट इज फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी, लिखा भी हुआ है ये। ऑल्सो हम जो मेजर चंक में CUET का सिलेबस डिवाइडेड है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, दैट विल बी टॉट बाय जशनप्रीत मैम। आई विल टीच इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव गवर्नमेंट पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पोर्शन वाइज हमारे पास बाइफरकेटेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। सो आई होप स्क्रीन आपको अच्छे से विजिबल है। तो पहली चीज़ स्टार्ट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी क्या। देखिए, जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं थी, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर थी, तो हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, धीमे धीमे अपने राइट्स की बात करते थे, हम फ्रीडम चाह रहे थे। मॉडरेट्स आए, फिर एक्सट्रीम्स आए जो टोटल फ्रीडम की बात करते थे, मॉडरेट्स जो डोमिनेंस स्टेटस की बात करते थे। तो उसी तर्ज पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज बेसिकली अ बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। मतलब किसी भी कंट्री के, देश के संविधान को जो बॉडी बनाती है उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपका का मतलब आप समझ गए। अब बेसिकली हम ये जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडियन कंटेक्स्ट में कहाँ स्टैंड आउट करती है एंड कैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, वो टॉपिक है। तो टॉपिक का मतलब आप समझ गए होंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनकर किया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑल्सो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के कंटेक्स्ट में बनी कैसे? ऑल राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया के कंटेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले लेकर कौन आया था। तो द पर्सनस नेम वॉज एम.एन. रॉय, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड कब लेके आए थे वो? 1934 में, ठीक है। तो 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? मिस्टर एम.एन. रॉय ने। तो उस टाइम बनी नहीं थी, पर आइडिया सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? एम.एन. रॉय ने, ठीक है। एम.एन. रॉय को फादर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। एंड ही वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन द ईयर 1975, या। सो एम.एन. रॉय के बारे में ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया रखा गया था। उसके बाद एक साल बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड करी थी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है। तो ये फैक्ट्स हैं, सिंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है तो आपको ऑब्जेक्टिवली पता होना चाहिए क्या है। पूरी स्टोरी में बता सकता हूँ, एक एक चीज़ में बता सकता हूँ, लेकिन आपको मेनली क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में।
तो इसीलिए 1935 में एक साल बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड रखी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है। फिर क्या होता है, ऑगस्ट ऑफर, ऑगस्ट ऑफर की बात आती है। अब ऑगस्ट ऑफर क्या है, 1940 में ऑगस्ट ऑफर दिया गया था। अब ऑगस्ट ऑफर एग्जैक्टली था क्या, ऑलराइट, ठीक है। ऑगस्ट ऑफर का क्या मतलब है, देखिए जब वर्ल्ड वॉर टू हो रहा था, जगह नहीं बच रही है यहाँ पे, रुकिए मैं कहीं और लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो जब वर्ल्ड वॉर टू हो रहा था, कब से कब हुआ था वर्ल्ड वॉर टू, 1939 से 45 तक, ठीक है। तो ना दो दो पावर्स, तो जो ब्रिटेन था, जो हमारा कॉलोनाइजर था, जिसने हमें कॉलोनाइज किया था, हमें कॉलोनी बनाई थी, ब्रिटिश साम्राज्य ने, वो अगेंस्ट था जर्मनी के, ठीक है। और भी पावर्स थी, तो मैं अभी डिटेल में वर्ल्ड वॉर टू की नहीं जा रहा हूँ, बट ब्रिटिश जो आर्मी थी उसमें कई सारे इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो जब वर्ल्ड वॉर टू आया ना, तो ब्रिटिश ने इंडियन लीडर से कोई कंसेंट लिया नहीं, इंडियन लीडर से कुछ नहीं पूछा कि हम आपके लोगों को आर्मी में रिक्रूट कर सकते हैं नहीं, बिना पूछे अपनी आर्मी में लिया, उन्हें वर्ल्ड वॉर में लड़ाया, जो विश्व युद्ध दूसरा हुआ था उसमें उन्हें लड़ाया, उनको लड़ाई कराई, उनकी अपनी तरफ से लड़ाया। तो ये चीज़ जो है इंडियन लीडर्स को पसंद नहीं आई, कई इंडियंस को भी ये चीज़ पसंद नहीं आई, भारतीय लोगों को ये चीज़ नहीं रास आई, तो वो लोग इस चीज़ के अगेंस्ट हो गए, ठीक है। तो वो लोग नहीं भेजना चाह रहे थे। तो उसी टाइम एक वायसरॉय थे, लॉर्ड लिनलिथगाउ, नाम याद रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगाउ, ये एक अगस्त ऑफर लेके आए थे, उस अगस्त में था 1940 के, तो अगस्त ऑफर लेके आए थे। इनके कहने का मतलब ये था कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मौका देंगे खुद की। इन्होंने पहली बार अगस्त ऑफर में बोला था कि इंडिया की खुद की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, जो खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सकती है, और इंडियंस को भी रूल करने की इजाज़त होगी, लेकिन टोटल रूल की इन्होंने बात नहीं करी, ठीक है। टोटल रूल की बात नहीं करी कि टोटल फ्रीडम हम नहीं देंगे, इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन देंगे गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन टोटल रूल की बात नहीं करी। फिर क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था, अगस्त ऑफर को। तो 1940 में अगस्त ऑफर आया, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे इस तर्ज पर रिजेक्ट कर दिया था कि वी वांट कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वराज चाहिए हमें, हमें ये पार्शियल फ्रीडम या डोमिनियन स्टेटस की ज़रूरत नहीं है, हमें पूरा टोटल फ्रीडम चाहिए। तो उसके बाद जब ये चीज़ रिजेक्ट हो गई, तो उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है। तो आगे पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन कैसे आया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान जो आता है, कैबिनेट मिशन प्लान भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में भेजा था। इसमें 3 लोग थे, पेंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड क्रिप्स, 3 लोग। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, अभी आगे देखेंगे लिखे भी होंगे, इस जब यहाँ पे जगह नहीं है तो अगली पीपीटी में पढ़ेंगे हम। तो ये 3 लोगों को भेजा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि देखिए जाके, और कैबिनेट मिशन इस चीज़ का नाम रखा गया था। जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो कौन थे, ठीक है। तो मतलब आप ये समझिए कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। सबसे पहले एम एन रॉय ने बोला, उसके बाद एम एन रॉय ने आइडिया दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड रखी, फिर अगस्त ऑफर आया लॉर्ड लिनलिथगाउ की तरफ से, वर्ल्ड वॉर टू में जो चीज़ें हो रही थी उसकी तर्ज पे। उसके बाद अगस्त ऑफर के बाद कैबिनेट मिशन आया कि ताकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हो सके और आगे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बन सके, ऑलराइट। अब ये तो हो गया। अब उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कौन कौन होंगे, तो ये कैसे डिसाइड होगा। तो पहली चीज़ तो याद रख लीजिए कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसमें टोटल 389 मेंबर्स थे, ठीक है। टोटल मेंबर्स कितने थे, नंबर ऑफ टोटल मेंबर्स हुआ 389, ऑलराइट। उसमें से जब पार्टीशन हो गया था तो 299 बचे थे, और बाकी के जो मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चले गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, 389 मेंबर्स थे, 299 बचे थे। उन 389 में भी जो टोटल मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कैसे डिवाइड थे आपस में। कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी जो रियासतें थी जहाँ पे राजाओं का कंट्रोल था, भले ही वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर हो, लेकिन राजाओं को उस टाइम टोटल कंट्रोल तो राजाओं का दिख ही रहा था ना। और कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो ब्रिटिश स्टेट्स थे, मतलब जहाँ पे ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल था। तो जहाँ पे ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल था वहाँ के लोग इलेक्शन से आए थे। कैसा इलेक्शन था, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। वो वाला इलेक्शन था। वो क्या होता है वो बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी याद रख लीजिए कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, ऑलराइट। इंडिया में अभी कौन सा चलता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रेजेंट में, ठीक है। उस टाइम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट विद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था। इस फॉर्म का जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला, ये हमारे वहाँ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में यूज़ किया जाता है इस फॉर्म ऑफ वोटिंग को, ठीक है। तो वही यूज़ किया गया था, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन हुए थे। और बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी जो रियासतें थी जहाँ राजाओं का रूल था, किंग्स और मोनार्क्स वर रूलिंग, वहाँ से नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। मतलब जैसे किसी एक जगह का रियासत है, वहाँ से राजा ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया कि यहाँ से हम अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं। तो
क्या समझ में आया कि जो टोटल मेंबर्स थे दो तरह के थे, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे वहाँ से इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन हुए थे, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ से नॉमिनेटेड मेंबर्स आए थे। ठीक है, तो ऐसे मेंबर्स का सिलेक्शन हुआ था एंड टोटल मेंबरशिप 389 थी, मैंने आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली लाइन लिखी है पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि पार्टली इलेक्टेड थी कि थोड़े इलेक्शन से आए थे इंडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन से। पार्टली नॉमिनेटेड इसलिए थी कि जो मतलब प्रिंसली स्टेट से वहाँ से नॉमिनेट भेज दिया था कि डायरेक्टली ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, अब इसमें एक फैक्ट आता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने फ्रीडम फाइट के मेन लीडर्स थे लगभग सारे प्रेजेंट थे, लगभग, बट एक इंसान ऐसा था जो नहीं था, और वो ही वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि ही वॉज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी, महात्मा गांधी वॉज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? दिसंबर 9, 1946। अब अभी याद रखना है कि क्यों फर्स्ट मीटिंग तो हुई थी दिसंबर 9, 1946 में, और याद क्या रखना है कि क्यों बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? टू डिजाइन द कॉन्स्टिट्यूशन, टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अवर सोवरेन कंट्री। जब कंट्री इंडिपेंडेंट होगी तो उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा उसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था। ठीक है, ये चीज़ याद होनी चाहिए। उसके बाद अब मेंबर्स आ गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और इलेक्शन से भी आए, कुछ पार्टी नॉमिनेटेड आए, लेकिन उसको असेंबली का कोई हेड तो होगा, कोई तो प्रेसिडेंट बनेगा। तो किस तरह से प्रेसिडेंट बनाया जाएगा? तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। अब टेम्परेरी प्रेसिडेंट क्यों इन्हें ही बनाया गया? क्योंकि ये उस टाइम के सबसे एजेड मेंबर थे, और ये फ्रांस से शायद ये चीज़ ली गई है कि जो एजेड मेंबर होता है, सबसे ज़्यादा एल्डेस्ट मेंबर होता है, उसे तुरंत के लिए, थोड़ी देर के लिए इंटरिम प्रेसिडेंट बना देते हैं या टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तो जब ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट ने बना दिया गया, बाद में इलेक्शंस हुए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्टेड वाले बने थे। ठीक है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन से थे? जो सबसे पहले इंटरिम प्रेसिडेंट थे, जो बिना इलेक्टेड बने थे, सिर्फ उनकी एज की वजह से एजेड मेंबर थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब इलेक्ट होके आए थे तो वो प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो वाइस प्रेसिडेंट थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। ये आपको बस नाम याद रखना, इनसे डिटेल में कुछ नहीं पूछा जाएगा। दो वाइस प्रेसिडेंट थे, एच.टी. मुखर्जी और वी.टी. सॉरी एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, तो ये नाम याद रखने। कॉन्स्टिट्यूएंट लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? सर बी.एन. राव। ठीक है, बी.एन. राव ही थे जिनके अंडर में पहला ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया था। तो फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय द कमिटी अंडर बी.एन. राव। ठीक है, ये याद रखना, ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल और एडवाइजर, लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑलराइट, ठीक है। अब एक चीज़ तो आपको ये समझ आ गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी क्यों थी, कहाँ से उसका आइडिया आया, मेंबर्स कौन थे, उसमें प्रोमिनेंट लोग कौन थे। ठीक है, अभी एक चीज़ जान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस पास किए गए थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस क्या थे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप ऐसे समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप ऐसे समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स या समझ लीजिए, गाइड समझ लीजिए कि इन इस तर्ज पे कि कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और इक्वालिटी होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे जो पास किए गए थे कि इसी की तर्ज पे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रीएम्बल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट में आपने हो सकता है देखा भी हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली वहाँ पे दी होती हैं। ठीक है, कि सेक्युलर स्टेट है, इंटीग्रिटी है, इंडियन स्टेट में फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इक्वालिटी, ये सब कुछ दिया हुआ है उसमें। तो बेसिकली उसका जो प्री वर्जन था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही था। ठीक है, मॉडिफाइड वर्जन प्रीएम्बल है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किसने किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। पंडित, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कब पास किया था? दिसंबर 13, 1946। ठीक है, तो दिसंबर 9 को पहली मीटिंग हुई, 4 दिन बाद दिसंबर 13, 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर दिए। ठीक है, फिर बहुत सारी डिबेट्स होती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, हर एक प्रोविजन को पास करने के लिए बहुत डिबेट होती थी कि ये पास करना चाहिए, ये बिल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। फिर कंसेंसस से जो चीज़ सबसे ज़्यादा मेंबर्स एग्री करते थे वो चीज़ को प्रोविजन बना दिया जाता था। ठीक है, तो दिस वॉज द वे हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिजाइंड एंड इट वॉज अ वेरी वंडरफुल टेक्निक।
कि कोई वोटिंग नहीं करा रहे हैं, कंसेंसस से चीज़ें हो रही हैं, मतलब बात करके, बहस करके, डिबेट करके, सब लोगों को राजी करके वो चीज़ हो रही है। ये नहीं कि मेजोरिटेरियनिज्म देखा जा रहा है कि जिस चीज़ पे ज़्यादा लोगों का वोट आ रहा है वो चीज़ जो है मानी जा रही है, ऐसा नहीं था, कंसेंट पे चीज़ें होती थी। ठीक है। अब इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ? 1947 में, बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इससे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से थोड़ा चेंजेस आए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, कि 389 मेंबर्स थे वो 299 हो गए थे, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के साथ पार्टीशन भी हुआ था, कुछ पाकिस्तान चले गए थे और बहुत सारे चेंजेस आए थे, लेकिन बेसिकली आपको यही याद रखना है। ठीक है। एक ये है कि सोवरेन बॉडी हो गई थी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी। सोवरेन बॉडी मतलब अब ब्रिटिश कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रह गया है, कोई भी एडवाइजरी ब्रिटिशर्स की नहीं रह गई है। अब जो भी होगा सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही डिसाइड करेगी। ऑल्सो जब तक फ्रेश इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाने के बाद, दैट विल सर्व एज द पार्लियामेंट। मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी दैट ऑल्सो सर्व्ड एज अ पार्लियामेंट जब तक फ्रेश इलेक्शंस नहीं हो गए थे। ये देखिए लिखा भी हुआ है लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है। और विड्रॉ ऑफ द एमएल मेंबर्स, एमएल मतलब मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया था अपना सपोर्ट, वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चले गए थे। ठीक है। 389 से 299 हो गया था, ये मैं पहले बता चुका हूँ। 11 सेशंस हुए थे टोटल, और 2 years 11 months एंड 18 days, मतलब 2 साल 11 महीने और 18 दिन लिए थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टू फ्रेम द और ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। प्रोविजन मैं बता चुका हूँ, प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मतलब जब तक फ्रेश इलेक्शन नहीं हुए थे 1951 में जो कि हुए थे पहली बार इलेक्शन, तब तक जो है जो हमारा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी दैट सर्व्ड एज अ पार्लियामेंट। ठीक है। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कुछ मेजर कमिटीज़ थी, कुछ कमिटीज़ थी कि इस कमेटी का पर्टिकुलर ये काम है, इस पर मतलब 8 मेजर कमिटीज़ थी, कुछ माइनर कमिटीज़ थी, उनके कुछ हेड्स थे, तो ये पूछा जाता है तो याद कर लीजिए। उन कमिटीज़ को काम के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता, कहते हैं ना कि कोई बड़ी बॉडी होती है फिर काम डिवाइड कर लेते हैं आपस में, तो कुछ वैसी ही चीज़ थी। तो 8 मेजर कमिटीज़ थी, नाम याद कर लीजिए। यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट कमेटी, ये 3 कमेटी के हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इन 2 कमेटी के हेड थे सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल आप कह सकते हैं। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। एंड ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज, इसीलिए ही इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल राइट। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी, इन दोनों कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखने, ये चीज़ें याद रखनी है। अब सारा कुछ हो गया, डिबेट्स हो रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना कब? ठीक है। कब से इनैक्ट एंड अडॉप्ट किया गया? ये तो इन्फोर्समेंट डेट है कि जब से इन्फोर्स कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, दैट इज 26 जनवरी 1950। इनैक्टमेंट डेट यहाँ पे लिखी नहीं हुई है, मैं लिख देता हूँ अलग से, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। कुछ प्रोविजंस थे जो उस दिन से ही लागू कर दिए गए थे, और बाकी जो सारे के सारे प्रोविजंस थे, जैसे मतलब कुछ प्रोविजन सिटीजनशिप वगैरह, सेक्युलरिटी, ये कुछ प्रोविजंस थे जो लागू कर दिए गए थे। और बाकी के जो बचे हुए थे, मतलब जो सारे बचे हुए थे 26 जनवरी से 1950 में से इन्फोर्स किए गए थे। क्यों था ऐसा? क्योंकि 26 जनवरी 1929 में, एज फार एज आई रिमेंबर, लाहौर सेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, तो उसी चीज़ को सिंक करने के लिए 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। अदरवाइज पहले भी कर सकते थे, पर उस डेट को सिंक करने के लिए 26 जनवरी 1950 में ऑप्ट किया गया था। ऑलराइट। एक्सपर्ट्स कमेटी भी एक थी, दैट वाज अपॉइंटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके चेयरमैन डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। एंड सेक्रेटरी, ये कुछ बेसिक चीज़ें, सेक्रेटरी टू द कमेटी वाज HVR अयंगर, चीफ ड्राफ्ट्समैन थे SN मुखर्जी, और कैलीग्राफर कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये चीज़ मुझे तो लगता नहीं आज तक पूछी गई, कभी पूछी जाएंगी, मैं ऑल दो दे दी है PPT में, आप नोट कर सकते हैं कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे कैलीग्राफर, जो कैलीग्राफी जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अपने हैंड कैलीग्राफ्ड जो लिखा गया था साइड से और डिज़ाइंस बनाई गई थी, तो ही वॉज प्रेम बिहारी नारायण ज़्यादा। कैबिनेट मिशन मैंने बताया था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स एंड AV अलेक्जेंडर, 3 नाम याद रखने। कैबिनेट मिशन आप भले निमोनिक्स से याद रखें जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है। ऑल्सो बिफोर एंडिंग द सेशन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमारा एक पेड कोर्स भी चल रहा है, कि सिंस हर चीज़ हम यूट्यूब पे कवर नहीं कर सकते, टाइम रिस्ट्रेंट्स रहते हैं, इसलिए एक पेड कोर्स चल रहा है जहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं ऐप पर, और आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं हमसे, और आपको मटेरियल दिया जाता है हर for every class you get material in the form of handwritten notes, maybe in the PPTs, in the form of PDFs भी हो सकता है। बाकी एंड में टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी आपको, जो
हम प्रैक्टिस करवाएंगे। ऑल्सो आप डाउट्स पूछ सकते हैं वन ऑन वन मुझसे या जशनप्रीत मैम से। और द क्लासेस हैव स्टार्टेड फ्रॉम 16th October। ठीक है, तो सिंस जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए सारी क्लासेस पहले से रिकॉर्डेड अपलोडेड हैं एग्जाम वर्ड पे। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है इन गेटिंग द फुल पेड कोर्स, इन ज्वाइनिंग द फुल पेड कोर्स, दे कैन ज्वाइन। सारी क्लासेस पहले से रिकॉर्डेड है, सारा मटेरियल पहले से अपलोडेड है, जितनी क्लासेस हो चुकी हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। और उसके बाद आप करेंटली क्लासेस जो लाइव चल रही हैं उनमें ज्वाइन कर सकते हैं। अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप क्लासेस देख सकते हैं, तो वो आप पर है। बाकी डाउट्स भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है उसके लिए। एंड हम कोई भी आपको डाउट आता है कि यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करनी है आगे के लेवल पे, या कौन सा कॉलेज चूज़ करना है, या कैसे हमें अप्रोच करना है, आपका बैकग्राउंड है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल फाउंडेशनल कोर्स है, जिनका बैकग्राउंड नहीं भी है उनके लिए ये कोर्स है। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जा सकते हैं, वहाँ से आप मनदीप सर से बात कर सकते हैं, या फिर आप ऐप पे जाके डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। एग्जाम बट ऐप अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे। ठीक है, एंड द कोर्स प्राइस इज 3,999। ओके, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग यू कैन ज्वाइन। अदरवाइज ये फ्री सीरीज चल रही है, इससे पढ़ते रहिए, आप अपने से पढ़ते रहिए। ऑल्सो रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि ये जो आप एम लक्ष्मीकांत एक बुक आती है उसमें सेकंड चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वहाँ से कुछ चीज़ें रेफर कर सकते हैं अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि जब जो पेड कोर्स है उसमें हम मटेरियल देते हैं ताकि डायरेक्टली आपको हर चीज़ ना पढ़नी पड़े, क्योंकि बुक्स थोड़ी डिटेल्ड होती हैं। बट अगर if आप पढ़ सकते हैं तो इट्स वेरी गुड। एंड आई होप आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टॉपिक हमने कर लिया है, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्लास हम कुछ जल्दी 1-2 दिनों में लेके आएंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए, एंड आई होप यू गेट द यूनिवर्सिटी यू डिज़ायर। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम एग्जाम वर्ड। थैंक यू।